नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत से पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल रिफाइनरी कंपनियां कच्चे तेल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी कर रही हैं। घरेलू बाजार में इथेनॉल मिश्रण में भी वृद्धि हो रही है। इससे विदेशी बाजारों के लिए ईंधन की सप्लाई बढ़ गई है। कारोबारियों के मुताबिक भारतीय रिफाइनरी एक तिहाई कच्चा तेल रशिया से खरीद रही हैं। वे लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, इससे सरप्लस तेल विदेशों में भेजा जा रहा है। निर्यात में इस बढ़ोतरी से यूरोप की शीतकालीन तेल की मांग को पूरा करने और भारतीय रिफाइनिंग मार्जिन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के कारण यूरोप और अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद रिफाइनर्स सस्ते भाव पर रूस के क्रूड ऑयल को खरीदने में जुट गए। मैकेंजी के अनुसार इस साल भारत का क्रूड का प्रोसेसिंग 1,30,000 से 1,60,000 बैरल प्रतिदिन बढ़कर लगभग 55 लाख बैरल प्रतिदिन होने की उम्मीद है। गैसोलीन का एक्सपोर्ट लगभग 4 लाख बैरल रोजाना के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। केपलर का अनुमान है कि इस साल तक भारत का गैसोलीन एक्सपोर्ट 3.87 लाख बैरल प्रतिदिन होगा। त्योहारों के सीजन में मिलने वाले टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट में लगे हर 3 में से 2 लोग इसे सिर्फ अतिरिक्त आय का साधन नहीं बल्कि पूर्णकालिक नौकरी का मौका मानते हैं। नौकरी की तलाश और भर्ती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडीड ने एक रिपोर्ट में कहा कि काम ढूंढ रहे 2/3 लोग सक्रिय रूप से पूर्णकालिक रोजगार की तलाश में हैं। वे त्योहारी सीजन में पैदा होने वाले टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट को सस्टेनेबल करियर के प्रवेश द्वार के रूप में देखने लगे हैं। सर्वे में शामिल 53% एम्प्लॉयर्स ने कहा कि हर 4 में से 3 त्योहारी भर्तियां टेम्परेरी एग्रीमेंट के आधार पर होती हैं। ये पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा है। खास बात यह है कि 43% एम्प्लॉयर्स ज्यादा सक्रियता से भर्ती कर रहे हैं। इनमें ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को लगता है कि वे अस्थायी नौकरियां उनके लिए लंबी अवधि के कैरियर के दरवाजे खोल सकती हैं। सोने और चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण खरीदार अब इससे दूर होते जा रहे हैं। त्योहारों के शुरुआत में ही सोने की डिमांड में 28% की गिरावट देखी जा रही है। ज्वेलर्स धनतेरस, दिवाली और भाई दूज के त्योहारों में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण ये काफी मुश्किल हो रहा है। इसलिए ज्वेलर्स बार बार अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं। इस बार गहनों को लेकर तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। ज्वेलर्स 14, 18 और 22 कैरेट के गहनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो सस्ते होते हैं। रिटेल ज्वेलर्स कंपनियां भी त्योहारों के लिए हल्के वजन के आभूषणों, जबकि शादी ब्याह के लिए 22 से 24 कैरेट के आभूषण कलेक्शन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन का कहना है कि रक्षाबंधन और ओणम जैसे त्योहारों पर सोने की कीमतें ज्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड पिछले साल की तुलना में 28% घटकर सिर्फ 50 टन रह गई थी। सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने उपभोक्ता खरीदारी को काफी प्रभावित किया है। धनतेरस और दिवाली तक हालांकि बाजार को मांग बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ज्वेलर्स सेल बढ़ाने के लिए हल्के गहनों की ओर रुख कर सकते हैं। देश विदेश की 26 कंपनियों ने घरेलू फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 1,02,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए समझौता किया है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के वर्ल्ड फूड इंडिया शिखर सम्मेलन के दौरान ये समझौते हुए। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड फूड इंडिया शिखर सम्मेलन में कंपनियों ने 1,02,046.89 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। ये भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सबसे बड़ी निवेश घोषणाओं में से एक है।
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने देश भर में एकीकृत खाद्य निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं कोका कोला की बोतल बनाने वाली 3 कंपनियों ने 25,760 करोड़ रुपए का निवेश करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 1,02,000 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों से देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिलने की उम्मीद है। इनमें से 64,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में करीब 72,300 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया है। अब इनके संचालन से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस योजना पर सरकार 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर ही खर्च किए जाएंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें भी चार्जिंग स्टेशन लगा सकेंगी। इन्हें नोडल एजेंसियां नियुक्त करनी होंगी। मांग आने पर ये लोग भारी उद्योग मंत्रालय को अपने प्रपोजल भेजेंगे। ये एजेंसियां हाई प्रायोरिटी वाली जगहों को आइडेंटिफाई कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एकीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सामने करेंगी, जिसे इसकी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया गया है। सब्सिडी 2 चरणों में मिलेगी। पहला चरण अनुपालन मानदंड पूरे करने का, जबकि दूसरा प्रदर्शन मानकों को पूरा करने का रखा गया है। इंडियन फैमिलीज की संपत्ति 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसमें बीते 8 वर्षों में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। अलियांस ग्लोबल की ताजा ग्लोबल रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में भारतीय परिवारों की संपत्ति 14.5% की दर से बढ़ी है। ये देश में तेजी से बढ़ते मिडिल क्लास की कैपेसिटी को दिखाता है। करीब 60 देशों को कवर करने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 2 दशकों में भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति वित्तीय संपत्ति 5 गुना बढ़ गई। ये किसी भी दूसरे उभरती अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पिछले साल सिक्योरिटीज में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, जो 28.7% थी। बीमा और पेंशन में भी 19.7% की वृद्धि हुई। बैंक डिपॉजिट्स में 8.7% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय परिवारों के पोर्टफोलियो का 54% हिस्सा बैंक डिपॉजिट से आता है। ऐसे में इसमें बढ़ोतरी बढ़ती हुई बचत को दिखा रही है। वास्तविक रूप से महंगाई के बाद वित्तीय संपत्तियों में 9.4% की बढ़ोतरी हुई। इससे परचेजिंग कैपेसिटी कोरोना महामारी से पहले के स्तर से 40% ऊपर पहुंच गई। ये वेस्टर्न यूरोप से बिल्कुल अलग है, जहां खरीद क्षमता 2019 से 2.4% कम हो गई है। 2024 में प्रति भारतीय वित्तीय संपत्तियां $2,818 थी, जो 2023 की तुलना में 15.6% ज्यादा है। अमेरिका के फार्मा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर लगाए गए 100% टैरिफ से भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर कुछ खास असर नहीं होगा। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अमेरिका द्वारा फार्मा प्रोडक्ट्स के आयात के लिए लगाया गया 100% टैरिफ केवल ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के लिए है। ये जेनेरिक दवाओं के लिए नहीं है और भारत की ओर से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाली दवाओं में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जेनेरिक मेडिसिन की है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेक्सिल के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि ब्रांडेड और पेटेंट फार्मास्यूटिकल्स आयात पर प्रस्तावित 100% टैरिफ का इंडियन एक्सपोर्ट पर तुरंत कोई असर पड़ने की संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे निर्यात का ज्यादातर हिस्सा जेनेरिक दवाओं से आता है, जबकि अधिकांश बड़ी भारतीय कंपनियां पहले से ही अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग या रिपैकेजिंग यूनिट्स संचालित कर रही हैं। उनके अधिग्रहण की संभावनाएं भी तलाश रही हैं। अभी भारत अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 45% से ज्यादा जेनेरिक और 15% बायोसिमिलर दवाओं की आपूर्ति करता है। भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो 2023 में शुरू हुआ था, देश को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के ग्लोबल हब के रूप में बनाने का लक्ष्य रखता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मिशन का उद्देश्य 2030 तक
सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, जो एनर्जी इंपोर्ट में $150 बिलियन की बचत कर सकता है, क्योंकि लागत 3.5 प्रति किलो से $3 किलो तक कम हो रही है। इस मिशन के तहत 2029-30 तक लो कार्बन स्टील परियोजनाओं के लिए 455 करोड़ रुपए, 2025-26 तक मोबिलिटी पायलट परियोजनाओं के लिए 496 करोड़ रुपए और शिपिंग पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 115 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। India's hydrogen story is no longer a dream. It's already taking shape right here, right now. Green hydrogen is the fuel of the future. Prime Minister made that announcement on 15th August 2021. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030. And what once seemed expensive is now becoming possible. India spends $150 billion annually on the import of energy. Tell me if from $3.50 to $3, if it comes down to 2.5 per kilogram, what's going to happen on public policy? The change is already visible. Larsen & Toubro's bid, which I mentioned, for the Indian Oil at Panipat was for a 10 KTPA plant at 4.5 kilos. Okior Energy's bid for HPCL at Vishakhapatnam, 5 KTPA plant at 4.39 kilograms. And India's strengths make this transition unstoppable. With low-cost solar power, one of the world's largest synchronous grids, a large domestic demand base, and unmatched engineering talent, India is well placed to emerge as a global champion in both production and exports of green hydrogen. Our oil and gas PSUs are stepping up. They plan to build 1 million tons per year of green hydrogen capacity by 2030. Tenders are already out for 42 kilotons per annum, which will soon rise to 170. Pilot projects are underway, 37 hydrogen buses and trucks, 9 refueling stations, across 10 routes. And with 900,000 tons per year of capacity already awarded to 19 companies, India is now aiming to capture 10% of the global hydrogen market. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the roadmap is clear: scale up production, bring costs down, enable exports, and build a trusted global hydrogen hub. That hydrogen is not just a fuel of the future, but a pillar of energy security, economic competitiveness, and environmental stewardship. ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic, more than radio.